हेलो दोस्तों, सबसे पहले हमको इस लेक्चर में ये जानना ज़रूरी है कि सेंटेंस क्या होते हैं और सेंटेंस के प्रकार कितने होते हैं। और इस वीडियो लेक्चर में हम यही बात डिस्कस करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। आप में से कईयों को ये बात नहीं पता होगी कि आपसे पूछा जाए कि इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं तो आप ज़्यादातर 26 अल्फ़ाबेट बोलोगे, जो कि सरासर गलत है। अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, यानी कि हर लैंग्वेज में एक वर्णमाला होती है। जैसे हिंदी में एक वर्णमाला है, उर्दू में है, वैसे ही इंग्लिश में वर्णमाला या फिर अल्फ़ाबेट है जो कि सिर्फ एक है, जो कि 26 लेटर से मिलके बनता है। तो हम ये कह सकते हैं इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं और एक अल्फ़ाबेट होता है। इन 26 लेटर्स में 5 वॉवेल्स होती हैं, बाकी के सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। वॉवेल्स कौन कौन सी? ए, ई, आई, ओ, यू, ये हो जाती वॉवेल्स। बाकी जितने भी वर्ड्स हैं जो कि ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के वो सभी हो जाते हैं कॉन्सोनेंट्स, यानी कि व्यंजन। वैसे ही एक या एक से ज़्यादा लेटर को मिला दें तो बन जाते हैं वर्ड्स, और वैसे ही एक या एक से अधिक वर्ड्स को मिला दें तो बन जाता है सेंटेंस, और एक या एक से अधिक सेंटेंस को मिला के बन जाता है पैराग्राफ। एक और बार समझते हैं। एक अल्फ़ाबेट यानी एक वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं, यानी कि 26 अक्षर होते हैं। ये 26 अक्षरों के अलग अलग कॉम्बिनेशन मिलके बनाते हैं वर्ड, यानी कि शब्द। अब वैसे ही एक से अधिक शब्द मिलके बनाते हैं सेंटेंस, और वैसे ही एक से अधिक सेंटेंस मिलके बनाते हैं पैराग्राफ। वैसे तो हमने दोस्तों बचपन में पढ़ा है सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस जो है वो है शब्दों का एक समूह है, एक शब्दों का एक ग्रुप है, उससे मिलकर बनता है सेंटेंस। पर ये डेफिनेशन थोड़ी सी गड़बड़ है। कैसे, आइए समझते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल से समझिए, बर्ड्स द स्काई द फ्लाई इन। ये सेंटेंस पूरी तरीके से गलत है। हमने क्या पढ़ा था? सेंटेंस जो होता है शब्दों का समूह होता है। ये भी तो शब्दों का समूह है, पर ये गलत कैसे? क्योंकि शब्दों का समूह में इसका कोई अर्थ नहीं बन रहा है, ये निरर्थक है। ये बिल्कुल एक सेंसलेस सेंटेंस है। इसमें आप क्या कहना चाहते हैं वो सामने वाले तक नहीं पहुंच पाएगा। बर्ड्स द स्काई द फ्लाइंग, इसमें कुछ मीनिंग निकल के नहीं आ रहा। बिल्कुल डेफिनेशन बिल्कुल रिजेक्ट हो जाती है, क्योंकि इसमें मीनिंग ही निकल। एक्चुअल जो डेफिनेशन है वो इस तरीके से, ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड डेट आर पुट टुगेदर टू मीन समथिंग। ऐसा सेंटेंस जो कि ग्रुप ऑफ वर्ड का पर उसका कुछ मीन निकले, मतलब उसका कुछ मतलब निकले, वही होता है एक्चुअल सेंटेंस। उसी दूसरे सेंटेंस से समझते हैं। बर्ड्स द स्काई द फ्लाइंग, ये बिल्कुल तरीके से गलत है क्योंकि इसका मतलब नहीं निकल रहा। वैसे ही अगर पहला सेंटेंस देखें, द बर्ड्स फ्लाइंग द स्काई, पंछी आसमान में उड़ रहे हैं, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है क्योंकि इसका एक मीनिंग बन रहा है, इसका एक सेंस बन रहा है। तो ऐसा कोई सेंटेंस जिसका मीन बने, साथ ही शब्दों का समूह, वो सेंटेंस कहलाता है। अब समझ में आ गया होगा आपको। ये एक से ज़्यादा वर्ड से सेंटेंस बनता है, पर उसका मतलब होना चाहिए। अगर उसका मतलब नहीं है, अगर वो कुछ शब्दों को रैंडमली रख के अगर सेंटेंस समझे तो वो सेंटेंस नहीं होता है। आपने बहुत से सेंटेंस के टाइप सुनेंगे, असर्टिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, या फिर सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। इन सभी सेंटेंस को 5 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहली कैटेगरी है पर्पस, दूसरी है सिंटैक्स, तीसरी है फॉर्म, चौथी है कंप्लीटनेस, और पांचवी है प्रेडिकेट पोजीशन। कुछ सेंटेंस पर्पस के अकॉर्डिंग बांटे गए हैं, कुछ सिंटैक्स के अकॉर्डिंग, कुछ फॉर्म के अकॉर्डिंग, कुछ कंप्लीटनेस के अकॉर्डिंग, और कुछ प्रेडिकेट की पोजीशन के अकॉर्डिंग। अगर आपको प्रेडिकेट समझना हो तो हमारा एक सेपरेट वीडियो है, उस पर जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम पर्पस के बारे में समझेंगे। अकॉर्डिंग टू देयर पर्पस टाइप्स ऑफ सेंटेंस को हम समझने की कोशिश करेंगे। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू देयर पर्पस। पर्पस के अकॉर्डिंग 5 भागों में बांटा गया है। असर्टिव, जिसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा है इम्परेटिव, चौथा है एक्सक्लेमेटरी, और पांचवा है ऑप्टेटिव। अब हम सबसे पहला वाला असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस कोशिश करते हैं। असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, या तो वो पॉजिटिव या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे, या तो नेगेटिव सेंटेंस होंगे। इसे समझिए, असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस
दो टाइप के होते हैं, एक सकारात्मक वाक्य, दूसरा होता है नकारात्मक वाक्य। पहला पॉजिटिव या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं कथनात्मक या फिर स्वीकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य फैक्ट, ओपिनियन या फिर आइडिया देने के काम आते हैं। मैं अगर आपसे कहूँ कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है या फिर महात्मा गांधी इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन, तो ये बात हो जाती है फैक्ट। और फैक्ट कहने के लिए क्या हम क्या यूज़ करते हैं, फैक्ट वाले सेंटेंस असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आ जाते हैं। श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। श्री नरेंद्र मोदी इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये एक तथ्य है, एक फैक्ट है, तो ये भी एक डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस की कैटेगरी में आ जाएगा। वैसे ही राम एक अच्छा लड़का है, राम इज़ अ गुड बॉय। अगर राम अच्छा लड़का है ये एक फैक्ट हो जाएगा, अगर नहीं है तो ये सिर्फ मेरा एक ओपिनियन बन जाएगा। और ओपिनियन भी देने के लिए असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। ओपिनियन, आइडिया और फैक्ट देने के लिए हम असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञासूचक वाक्यों की। आज्ञासूचक वाक्य वो होते हैं जिनमें परमिट, कमांड या फिर रिक्वेस्ट करने के लिए इन वाक्यों का प्रयोग करते हैं या फिर ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप जा सकते हैं, यू मे गो नाउ। इस वाक्य में मैं आपको परमिशन दे रहा हूँ। वैसे ही परमिशन देने वाले वाक्य यहाँ बैठो, सिट हियर, वहाँ जाओ, गो देयर। ऐसे सेंटेंस में मैं आपको कमांड दे रहा हूँ। वैसे ही रिक्वेस्ट के कैसे हो सकते हैं, मुझे जाने दीजिए, लेट मी गो नाउ, लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो, डोंट डिस्टर्ब हिम, उसे डिस्टर्ब मत करो। ऐसे सेंटेंस में रिक्वेस्ट की गई है और ऐसे सेंटेंस जिसमें परमिशन, कमांड या फिर रिक्वेस्ट की जाए वो आते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस में। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव वाक्य यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनके आखिरी में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होता है, तो ऐसे प्रश्न इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि क्या आप खेल रहे हैं, आर यू प्लेइंग। वैसे ही आपका नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम। इस तरीके के जितने ही वाक्य सब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत बनते हैं। अब बात करते हैं चौथे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या फिर विस्मयादि बोधक वाक्यों की। कोई भी वाक्य इस कैटेगरी में तब आएगा जब मन में एकदम से उत्पन्न हुआ भाव हमें प्रकट करना होता है, अभिव्यक्त करना पड़ता है, तब हम ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें इमोशन प्रकट करते हैं एकदम से, जो सडनली आते हैं, जैसे कि आप बहुत खुश हो तो आप बोलोगे ओ माय गॉड, आई एम वेरी हैप्पी नाउ, या फिर फैंटास्टिक या फिर मार्वलस। और जैसे कि आप दुखी होते हो तो सडनली कहीं हादसा हो जाता तो आप क्या कहते हो, हाउ ट्रैजिक, हाउ सैड, बहुत दुखद है। वैसे ही जब आप सरप्राइज होते हो, कोई आपको गिफ्ट दे और आप गिफ्ट खोलते से क्या बोलते हो, ओ माय गॉड, इट्स अमेजिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, फिनोमिनल, इस तरीके के जब भी आप सरप्राइज होते हो या फिर खुश होते हो या दुखी होते हो या गुस्सा होता है, इस तरीके के वाक्य निकलते हैं जो कि विस्मयादिबोधक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। और पांचवा प्रकार होता है ऑप्टेटिव वाक्य। ऐसे वाक्य में हमेशा विश देने के लिए, प्रेयर करने के लिए या फिर किसी को बद्दुआ देने के लिए इस तरीके के वाक्यों को प्रयोग होता है। विश करने के लिए, प्रेयर करने के लिए या फिर कर्ज करने के लिए इस तरीके के वाक्यों को प्रयोग किया जाता है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको ब्लेस करे, हैप्पी जर्नी, आपकी यात्रा मंगलमय हो। वैसे ही मे यू लिव लॉन्ग, आप जिए हज़ारों साल। वैसे ही कर्ज करने के लिए, बद्दुआ देने के लिए भी यूज़ किया जाता है ऑप्टेटिव वाक्य को, जैसे कि गो टू हेल, आप नरक में जाइए। इस तरीके के वाक्य जिसमें विश, प्रे और कर्ज करने के लिए यूज़ करा जाता है वो ऑप्टेटिव वाक्य होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें